आज के सेशन में हम लोग FIR के बारे में पढ़ेंगे। हो गया था, पूरा कहाँ हुआ था, केवल बेयर एक्ट से किए थे, उसको बेयर एक्ट से कवर किए थे। ये टेस्ट सीरीज जो APO के लिए अभी LBA ग्रुप में लॉन्च किया गया है। बीच में कट भी रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 17 टेस्ट की एक सीरीज है। टोटल 17 टेस्ट की एक सीरीज है, जिसमें 5 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जो कि जून और जुलाई महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं, यह जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 15 जुलाई को टेंटेटिव है। 15 जुलाई 26 को टेंटेटिव है। तो इसलिए ये 5 मॉक टेस्ट लास्ट में जून से जुलाई के बीच में रखे गए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन लॉ के होंगे और 100 क्वेश्चन GK के होंगे। ठीक है, और इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा। तो ये पूरा शेड्यूल निकाला जा चुका है। जल्द ही हम लोग जुडिशियरी के लिए भी शेड्यूल निकाल लेंगे, जिसमें आप जुडिशियरी का टेस्ट भी दे सकते हैं। हालांकि ये जितने भी पेपर्स हैं आपके, ये जो भी पेपर्स हैं वह इक्वली जुडिशियरी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो स्टूडेंट जुडिशियरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वह इस टेस्ट से भी वह अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशियरी के लिए भी दे सकते हैं, APO के लिए भी दे सकते हैं। APO वाले जुडिशियरी का टेस्ट देंगे तो उसमें उनको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो एक्सक्लूसिवली इसलिए APO का टेस्ट जो दे रहे हैं, एक्सक्लूसिवली APO का एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए ये शेड्यूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जुडिशियरी के लिए तो ये सारे पेपर्स पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग BNS भी इस बार पढ़ना है। पहले हम लोग टेस्ट सीरीज निकालते थे तो उसमें BNS को फिर हटाना पड़ता था। अब क्या है कि BNS भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हम लोग जुडिशियरी का जब देंगे तो वहाँ पर कभी BNSS का सिंगल एग्जाम नहीं लेंगे, क्योंकि BNSS CPC जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन 4-5 पूछे जाते हैं। तो इसको उतना वेटेज जुडिशियरी के टेस्ट में नहीं दिया जाता है। वहाँ पर इसको हमेशा क्लब करके देंगे, और जुडिशियरी में जो परफॉर्मा होगा, पहले ही उसको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये परफॉर्मा जो होगा वह पेपर वाइज होगा। जैसे कि एक प्रोसीजरल का पेपर हो गया, एक आपको प्रॉपर्टी लॉ का पेपर हो गया, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट का पेपर हो गया, एक फैमिली लॉ का पेपर हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर हो गया। तो इस तरह से टेस्ट कंडक्ट करने की योजना है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो फुल पेपर का दे। ठीक है, जैसे आप प्रोसीजर का दे रहे हैं तो प्रोसीजर के लिए थोड़ा बाद का समय निश्चित कर देंगे। तो उसमें आपको प्रोसीजर में इस बार 6 पेपर आ गया है। एक सबसे पहले आप BNSS, BNS, BSA, उसके बाद आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट। ठीक है, इतने सारे पेपर, CPC है। तो टोटल 6 पेपर इस बार आपका प्रोसीजर में होने वाला है। तो ये सबसे क्रूशियल है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे 100 क्वेश्चन रखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको बाइफरकेट करके ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग CPC वगैरह साइड कर सकते हैं, क्योंकि CPC की तैयारी में समय लोगों को लगता है, इसलिए। अदरवाइज बेहतर यही रहेगा कि BNS का पेपर एक अलग करके बाकी पेपर के साथ उसको क्लब करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग जुड़े हैं एक बार थम्स अप कर देंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि आप इसमें जुड़ चुके हैं और एक्टिव हैं, इस सेशन का बेनिफिट आप लेने वाले हैं। तो ये तो टेस्ट के लिए बात हुई।
इसके बाद अब हम लोग वापस से आते हैं कि अपने आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक, जो टॉपिक क्या है, वो है एफआईआर। एफआईआर, ध्यान होगा आपको कि बीएनएसएस बेयर एक्ट, बीएनएसएस बेयर एक्ट से हम लोग इस टॉपिक को अपने लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको एक सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ते हैं, ताकि यह अपकमिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उन सब पर आपका जो है वो कमांड हो सके, आपकी तैयारी हो सके। ठीक है। ठीक है। तो एफआईआर में आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको जान लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो एफआईआर है, यह केस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, मोशन में लाता है। ठीक है। कोई भी घटना हो रही है तो उस घटना के बारे में आप कैसे जानकारी देंगे? तो एफआईआर के माध्यम से पुलिस को जानकारी देंगे, है ना। कौन एफआईआर लॉन्च कर सकता है? तो कुछ क्वेश्चनायर के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं कि हु में लॉन्च एफआईआर। एसएचओ, एसएचओ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऐसा वर्ड आपके बीएनएसएस में मेंशन किया हुआ है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है। दूसरा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस केस का एफआईआर हो सकता है? क्या हर तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस का एफआईआर हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ओनली कॉग्निजेबल, ओनली कॉग्निजेबल, यानी ग्रीवियस, जो ग्रीवियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस का एफआईआर लॉन्च हो सकता है। ठीक है। सेकेंड बात ये आ गई। तीसरी बात जो है, वह क्या एफआईआर जो है वह रिटेन फॉर्म में देना होगा? नहीं, एफआईआर ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, और नए एक्ट में यह भी प्रोविजन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर एफआईआर हो रहा है, जैसे ईमेल के थ्रू आपका एफआईआर हो रहा है, तो कहता है कि ईमेल के थ्रू अगर आपने एफआईआर किया तो आपको उस एफआईआर को लीगलाइज करने के लिए विद इन 3 डेज क्या करना पड़ेगा? उस थाने में आकर के और उसके प्रिंट आउट पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है। क्या एफआईआर अगर आपने लॉन्च कर दिया है तो कौन लॉन्च कर सकता है? हु में लॉन्च एफआईआर। एक तो हो गया कि एफआईआर किसके यहाँ किया जा सकता है, तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के यहाँ किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि जो एफआईआर किया जाता है, क्या वो एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा ही किया जा सकता है? तो वह जो है विक्टिम के द्वारा भी किया जा सकता है, अदर पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है, अदर पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। क्या एफआईआर जो किया जाता है तो उसके लिए कोई रिसीविंग भी आपको मिलती है? तो उसके लिए रिसीविंग फ्री ऑफ कॉस्ट,
रिसीविंग क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या एफआईआर किया जाता है तो उस पर इंफॉर्मेंट के साइन होने चाहिए? तो साइंड बाय इंफॉर्मेंट। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर एफआईआर ओरल फॉर्म में है तो क्या उसको ओरल फॉर्म में ही रहने दिया जाएगा? फिर कैसे पता चलेगा कि एफआईआर हुआ है? तो उसको रिड्यूस की करके राइटिंग में लिखा जाएगा। वहाँ पर जो भी ऑफिसर इंचार्ज है या फिर जो भी थाने में और पुलिस ऑफिसर है तो उनको कहा और निर्देशित किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो एफआईआर को रिटन फॉर्म में लिख दे और उस पर जो इन्फॉर्मेंट है उसका साइन या फिर उसका जो अंगूठा वगैरह है, अनपढ़ है तो अंगूठा लगा देगा। इस तरह से ये प्रोविजन किया हुआ है। ठीक है, तो साइंड बाय इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट का क्या हो जाना चाहिए? इन्फॉर्मेंट का साइन हो जाना चाहिए। अब देखिए, क्या एफआईआर लेने से इनकार किया जा सकता है? तो डिनाई टू लॉज एफआईआर। तो एफआईआर को डिनाई नहीं किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता। और एफआईआर को अगर लॉज करने से पुलिस ऑफिसर के द्वारा इनकार किया जाता है तो क्या उपाय है? तो अगर इनकार किया जाता है तो आप इसको समरी, मामले की समरी बना करके और पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट टू एसपी। जिला का जो एसपी है उनके यहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, डाक के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एफआईआर के लिए इम्पॉर्टेंट मैटर है। एफआईआर अगर लॉज हो रहा है तो उस एफआईआर पर साइन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। एफआईआर करने वाला ओरल में भी एफआईआर कर सकता है, लेकिन वहाँ थाने का काम है कि उसको राइटिंग में रिड्यूस करके लिख ले, उसको पढ़ के सुना दे, उस पर उस इंफॉर्मेंट का साइन ले ले और उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे दे। ठीक है, बेसिकली जो है वो एफआईआर जब लॉज किया जाता है तो बहुत बार सनहा, जनरली इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन सनहा के फॉर्म में लॉज किया जाता है कि आपका एप्लीकेशन ले लिया गया। उसको एफआईआर लॉज करना तब कहते हैं जब जो गवर्नमेंट का एक रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में वो सारी एंट्रीज उसमें करता है। अगर उसमें एंट्री करता है तब एफआईआर लॉज किया जाना माना जाता है। तो उसकी कॉपी देने की बात हो रही है, न कि आपने कोई एप्लीकेशन दिया और उसका रिसीविंग। कई लोग उसका रिसीविंग ले लेते हैं और मान लेते हैं कि एफआईआर का कॉपी हमको मिल गया। तो एफआईआर की कॉपी नहीं है, वह आपके एप्लीकेशन की कॉपी है। आपने एप्लीकेशन दिया, दैट इज नॉट एफआईआर। आपने एप्लीकेशन दिया, अब उस एप्लीकेशन को एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक केस नंबर मिलेगा उस पर। ठीक है, तो वो सारी चीजें होंगी तब वो एफआईआर है, तब वो एफआईआर की कॉपी होगी जो कि आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गया। अगर एफआईआर आप नहीं कर रहे हैं तो रिमेडी क्या होगा? तो रिमेडी जो है वह एसपी के यहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट नहीं, कोई भी पोस्ट डाक से उसको भेज सकते हैं। पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, डाक से भेज सकते हैं, उसमें रिसीविंग भी हो जाती है आपके पास। इसके अलावा और भी क्या उपाय है? और भी उपाय है कि आप मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कितना 528 आ गया है, ऐसे ही कुछ सेक्शन है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन वहां भी मिला हुआ है। तो ये एफआईआर के बारे में इतनी सारी बातें हैं।
अब ये बेसिक बातें हैं कि एफआईआर। अब एक और चीज़ है, अगर एफआईआर लॉन्च करने में कई बार डिनाई लोग करते हैं ये कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन हमारा नहीं है। पुलिस पर एक प्रेशर रहता है कि वह एफआईआर जो है वह लॉन्च अगर कर रहा है तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना होगा, फिर उसका डिस्पोजल करना होगा, है ना? उसका पुलिस रिपोर्ट बना के देना होगा। तो ये पुलिस पर एक अतिरिक्त काम हो जाता है जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है वो काम। बिहार सरकार ने इसमें अलग इनिशिएटिव लेने का निर्णय लिया है कि इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट ही पुलिस से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है? कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग तरह से बहाली की जाएगी, उस तरह के ट्रेंड लोगों की बहाली की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो पुलिस ऑफिसर है उनको अलग कैडर दिया जाएगा। ठीक है? तो अच्छा है, सराहनीय कदम है। तो यहाँ क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो प्रेशराइज होने लगता है फिर, इसलिए एफआईआर लॉन्च करने में आनाकानी करता है। कहता है कि एफआईआर जो जिस क्षेत्र के बारे में आप कह रहे हैं जहाँ पर घटना हुई है वह जगह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो जब जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो फिर कैसे एफआईआर लॉन्च करेंगे? आप दूसरे थाने में जाइए, वहां एफआईआर लॉन्च कीजिए। लेकिन मौजूदा समय में बीएनएसएस ने ये प्रोविजन किया कि अब जीरो एफआईआर क्या हुआ कि जुरिस्डिक्शन फ्री एफआईआर, इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन फ्री। जुरिस्डिक्शन फ्री एफआईआर, ये क्या हुआ? तो जुरिस्डिक्शन फ्री एफआईआर का मतलब हुआ कि ऐसा एफआईआर जो उन क्षेत्रों के लिए भी हो रहा है जो उस थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, तो उस एरिया के लिए भी एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्या एफआईआर डायरेक्ट लॉन्च करने से पुलिस इनकार कर सकती है? तो एक है प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मामले हैं, स्पेशली जो 7 साल से कम के मामले हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर जो है वह पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। ठीक है? इसके लिए प्रोविजन किया गया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इतना दिन लगा सकते हैं करने में कि फिर उस मैटर का इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाए? 6-6 महीना क्या आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन आप कितना दिन में कीजिएगा? है ना? आपको जानकारी होगा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 60 दिन और 90 दिन, अगर पुलिस कस्टडी में या कस्टडी में कोई व्यक्ति है, एक्यूज है, और अगर 60 या 90 दिन में अगर आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा करके नहीं दिया तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि बीएनएसएस या जो भी अभी नया पर क्रिमिनल लॉ बने हैं, इन सब लॉ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है कि टाइम बॉन्ड एक्टिविटी। समय निर्धारित किया गया है कि आपको इतने समय में ट्रायल करना है, इतने समय में इन्वेस्टिगेशन करना है, इतने समय में रिपोर्ट सबमिट कर देना है। ठीक है? ये सब के लिए प्रॉपर बना दिया गया है कि कितना समय आपको लगेगा। ठीक है? तो एफआईआर लेने से इनकार न करके ये कह सकता है कि हम इसको आपको सनहा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में हम इसको ले लेते हैं और इस पर हम क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। हम देखेंगे कि यह मैटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये मैटर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम आपका एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। अगर मैटर एक्चुअली, कई बार पारिवारिक झगड़े में लोग बड़े बड़े जो है वह आरोप लगा देते हैं एक दूसरे पर, तो वहाँ पर पुलिस को अगर ये लगता है कि यह मनगढ़ंत है, यह मैनिपुलेटेड है, तो वहाँ पर वह क्या करेगी? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। ठीक है? जाके परिवार के लोगों से मिलेगी, वहाँ पर चीज़ें वह सॉर्ट आउट करेगी
और फिर देखेगी कि तो मामूली झगड़ा था, झूठ का चोरी का आरोप लग गया, तो डकैती का लग रहा है, परिवार में कहाँ डकैती होता है। तो एक जेन्युइन प्रूडेंट पर्सन भी सोच सकता है कि नहीं, इसमें एक हमको प्रारंभिक जांच करना जरूरी है, तो वो करती है पुलिस। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी किया जा सकता है। तो ये मोटा मोटी जो बात है एफआईआर में, वो हम आपको बता दिए, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा एग्जॉस्टिव फॉर्म में इसको देखते हैं, विथ केस लॉज, विथ प्रोविजंस। हेड है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। इस चैप्टर का नाम ही यही है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। चैप्टर 30 है, चैप्टर नंबर 30, सेक्शन 173 से 196 के बीच में यह सेक्शन, ये चैप्टर्स एग्जिस्ट करता है। इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन टू ऑफ पुलिस एंड ईदर power to investigate information to police with respect to nature of offense is categorized in two aspects। दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है, और देखिए यहाँ दो तरह के मामले इसमें दिए हुए हैं। पहला, वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एज टू द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पहला है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जिस चीज को हम लोग एफआईआर कह देते हैं, तो पहला इंफॉर्मेशन एफआईआर के रूप में, और दूसरा इंफॉर्मेशन किस कौन सा ऑफेंस हुआ? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और दूसरा हुआ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो वह 174 से गाइड होगा, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर इंफॉर्मेशन देते हैं जो आगे चल के एफआईआर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, तो वह क्या होगा? वो 173 से गाइड होगा। यहाँ क्या ये वर्ड लिखा जाएगा? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो ये दोनों अलग अलग सेक्शंस में मेंशन है। हम लोग 173 पर। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में है कि एफआईआर का पर्पस क्या है। एफआईआर का पर्पस है कि आगे इन्वेस्टिगेशन हो, उस केस के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए जाए ताकि एक्यूज को कन्विक्ट कराया जा सके। ठीक है, उसको सजा दिलाई जा सके। ठीक है, अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। एफआईआर भी कहीं डिफाइन नहीं है, तो एफआईआर के बारे में क्या है? सिंपल बात एफआईआर के बारे में है कि एफआईआर जो है वह क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी किसी भी क्रिमिनल ऑकरेंस का पहली बार पुलिस को सूचना देना, है ना। और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। कॉग्निजेबल कैसे जानेंगे? कॉग्निजेबल जानेंगे फर्स्ट शेड्यूल में, देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दिया हुआ है बीएनएसएस के। ठीक है, कौन सा केस किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होगा, किसके द्वारा जो है वह उसमें कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, कौन ये क्या उसका क्या वो कॉग्निजेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, लेकिन वही बात बताया गया कि फर्स्ट शेड्यूल में इसको कॉग्निजेबल बनाया गया है, वही कॉग्निजेबल है। और पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ये एक अलग फीचर है। ठीक है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपने किया है तो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए। कैसे कर लेगी? बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एफआईआर मोटा मोटी आपको बात समझ में आ गया होगा। आप अब देखिए कि स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, द टर्म इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 21L।
ठीक है। 21L में कॉग्निजेबल ऑफेंस के सॉरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। अब अगर अगर कहा जाए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हेलो, तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वह आपको 2G में, टू, एक ध्यान रखिएगा कि पहले 2G हो जाता था, अब क्या है 21G लिखना पड़ेगा। जब भी किसी ऑफेंस को डिफाइन करना है तो 21G, ऐसे वन लिख करके तब 21G क्लॉज 1 सब क्लॉज G, और इसके बाद यह क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल, और दूसरा पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। आपने इसके लिए सेक्शन 35 पढ़ा है, जिसमें बताया गया कि कब कब पुलिस बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है, तो वो भी साथ में इसमें मेंशन कर लेंगे। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कहता है 21L, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर, ऑल प्रोसीडिंग्स, जो कौन नहीं करेगा, जो मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, जज या मजिस्ट्रेट इसको नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये करेगा पुलिस ऑफिसर। टू, और इट इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग अंडर द संहिता, और पर्पस क्या है इस इन्वेस्टिगेशन का, पर्पस क्या है, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस मारपीट करती है, परेशान करती है लोग, ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको एविडेंस कलेक्ट करना है, ताकि जो एक्यूज्ड है उसको सलाखों के पीछे लाया जा सके, उसे सजा दिलाई जा सके। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है, एनी अदर पर्सन कर सकता है, ऑथराइज बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज करेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, नॉट बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखिए एक केस है इसमें, इंपॉर्टेंट केस है, वीनू भाई हरि भाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। वीनू भाई हरि भाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये रिसेंट जजमेंट है 2019 का। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कहा गया कि द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी is to ensure that those who have actually committed a crime are correctly booked। पर्पस क्या है, पर्पस है कि पर्पस है कि टू इंश्योर दैट दोज हु हैव एक्चुअली कमिटेड, ठीक है, ये इंश्योर करना कि जिन्होंने सही में वह क्राइम कमिट किया है उनको क्या किया जा सके, उनको दबोचा जा सके, उनको सबूत के अभाव में बचने का मौका नहीं दिया जाए। ठीक है, ये पर्पस है वीनू भाई हरि भाई मालवीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीबीआई के का इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया है, सीबीआई का अलग प्रोसीजर है।
तो वहां पर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट इन हेमंत हेमंत धस्माना वर्सेस सीबीआई का ये केस है दैट इवन इफ द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय सीबीआई, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12 ऑफ द कोड, अब क्या हुआ, 13 हो गया, बीएनएसएस वुड अप्लाई। द टर्म पुलिस रिफर्ड टू इन दिस चैप्टर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड अप्लाई टू ऑफिसर ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, जो सीबीआई है वो इसी से रेगुलेट होती है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो ऑफिसर है उनको भी क्या माना जाएगा, पुलिस माना जाएगा। किसके लिए, इस चैप्टर के पर्पस के लिए, इस चैप्टर के लिए, हर मामले में नहीं, इस चैप्टर के लिए जो है वह क्या माना जाएगा कि वह भी पुलिस ऑफिसर है, इसलिए दे हैव इक्वल पावर टू इन्वेस्टिगेट, उनको इक्वल पावर है इन्वेस्टिगेट करने का। ठीक है, अब देखिए एफआईआर के बारे में दिया हुआ है कि नॉट डिफाइन इन संहिता। डेफिनीशन क्या है, तो एक डेफिनीशन ऐसे अलग अलग जूरिस्ट अलग अलग डेफिनीशन बनाते हैं, तो कोई एक डेफिनीशन आपके ध्यान में रहना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन और एफआईआर इट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन ओरल और राइटिंग, है ना, आप इसको ऐसे डेफिनीशन बना सकते हैं, ये बनाया हुआ है। इट इज द इंफॉर्मेशन given in oral, in writing or through electronic communication to a police officer in charge of a police station as to the commission of cognizable offense। ठीक है, क्या क्या बात निकल के चला आया कि किस तरह से हो सकता है, तो एक बात, दूसरा किसको किया जा सकता है, तो दूसरी बात, और तीसरा कि किस बात का किया जा सकता है, तो तीसरी बात। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, कभी भी आप डेफिनेशन बनाएंगे तो इस तरह की बात यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे। पहली बात क्या होगी कि इंफॉर्मेशन किस रूप में होगा, ओरल होगा, रिटेन होगा और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो सकता है। किसको करेंगे, तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को करेंगे, जो थाने का ऑफिसर इंचार्ज होता है उसको करेंगे। किस मैटर का करेंगे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का करेंगे। ठीक है, सेक्शन 173 लेज डाउन द मैनर इन विच, इसमें 173 में क्या है, डेफिनीशन नहीं है, इसमें मैनर है, किस मैनर में आप एफआईआर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये मैनर दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यह जो होगा कि a first information report is the information relating to commission of cognizable offense which is first in point of time। ठीक है, क्या होगा, first in point of time and on the strength of which the investigation into that offense is commenced। ठीक है, यह इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगा तब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगा तब तक एविडेंस कलेक्ट नहीं होंगे और फिर जो अपराधी है वो साक्ष्य के अभाव में बच के निकल जाएगा। इसलिए एफआईआर मोशन में लाता है किसी क्रिमिनल केस को और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस को क्या करता है, वह अग्रसरित करता है, वह उसको आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री का ये केस है। इन द केस ऑफ हासी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ एफआईआर। ठीक है, एक और केस है हासी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ऑब्जेक्टिव बताया गया, जबकि जो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री का केस है, इस केस में बताया गया कि यह एफआईआर क्या है, इट इज द फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करता है, ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है, ऑफिसर को आगे बढ़ने के लिए ये करता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि एफआईआर का जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स दिया हासी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, इस केस में क्या हुआ, जो
एफआईआर के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए वो ये है, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या दिए गए? फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। From the point of view of the informant, it sets the criminal law in motion. क्या करता है? It sets the criminal law in motion. क्रिमिनल लॉ को या क्रिमिनल केस को मोशन में लाता है। दूसरा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलेज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी so as to be able to take suitable steps for tracing and bringing to book the guilty। ठीक है, यानी कि दूसरा क्या है कि टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द alleged criminal activity so as to be able to take suitable steps for tracing and bringing to book the guilty। अब आप देखिएगा कि जनरली जो एफआईआर के अभाव में कई बार जो बहुत दबंग किस्म के लोग होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, पुलिस उनको हाथ नहीं लगा पाती है। पुलिस को सब मालूम है कि यह क्रिमिनल एक्टिविटी में इनका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उनको टच नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रही होती है कि कोई एफआईआर करे तो हम लोग बात को आगे ले जाए। ठीक है, ये अलग बात है, एफआईआर करने का राइट पुलिस के पास भी है। पुलिस भी खुद से एफआईआर कर सकती है। अगर पुलिस ने ही किसी मौका वारदात पर वो चीज देखा हो तो पुलिस भी इंफॉर्मेंट हो सकती है और एफआईआर लॉन्च हो सकता है, वो खुद कर सकती है। ठीक है, जैसे बहुत सारा सीबीआई का मामला है, चाहे आप देखिएगा कि विजिलेंस का मामला है, तो वो सब में क्या होता है, एफआईआर इंफॉर्मेंट पुलिस ही होती है। ठीक है, तो ऐसी केसेस में कर सकती है, लेकिन यहाँ ये देखना है कि जो एफआईआर लॉन्च होगा, जब तक लॉन्च नहीं होगा तब तक कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी लीगल सिस्टम उस अपराधी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एफआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईआर, इसेंशियल्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसेंशियल्स क्या है। तो इसेंशियल्स है, यह कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है। किसी भी एरिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इट इज गिवन टू द इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। सारी बातें हो चुकी हैं। इट मे बी गिवन इधर ओरली और राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जब भी बात होगी तो यहीं पर 7 दिन लिख देना है, 7 days। आगे भी जो चीजें बता दी हैं वही यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर ओरली दिया जाएगा तो रिड्यूस टू राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और अंडर हिज डायरेक्शन। इट if given through electronic communication, it shall be taken on record and signed by the person giving it within 3 days। just 7 days क्यों लिख दिए? यहाँ 3 days लिखेंगे। 7 days का इंक्वायरी पीरियड है, ये थोड़ा मिस कर गया। यहाँ 3 days। ठीक है, 3 दिन के भीतर अगर ईमेल से, ये नया प्रोविजन आया है, 3 दिन के भीतर अगर आप एफआईआर को जो ईमेल से आपने एफआईआर किया है उस पर आकर के आप साइन कर दे रहे हैं तो या रिसीविंग दे दे रहे हैं, तो फिर वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर जो है वो वैलिड है। ठीक है, इफ गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी तो 3 days। ध्यान रखना है कि यहाँ 3 days मेंशन किया हुआ है, विद इन 3 days। इट शुड बी रीड ओवर टू इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाया जाएगा। इफ गिवन इन राइटिंग और reduced to writing shall be signed by the person giving it, उनके द्वारा साइन किया जाएगा। और एक बुक में जो एंट्री है वो एंट्री लिया जाएगा इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। और कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन, यह क्या मिलेगा? यह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इंफॉर्मेंट या विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए कुछ चेंजेज जो किया गया है इस बार, वो सारे मेंशन किए गए हैं। जैसे इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया जो दिया हुआ है, 0 FIR, है ना। इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 FIR इन दिस प्रोविजन। ठीक है, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी गिवन एट एनी प्लेस। ठीक है, एनी प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। कहाँ ऑफेंस कमिट हुआ है उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। और जरूरी भी था, इस जुरिस्डिक्शन के नाम पर जो है वो FIR लॉन्च नहीं किए जा रहे थे, ये एक बहाना बन गया था। यहाँ ये जो प्रोविजन है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली FIR इलेक्ट्रॉनिकली भी सबमिट करने के लिए कहा गया। न्यू सबसेक्शन जो कि 173 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है, इसमें ऐड किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। कहीं भी रहेगा तो 3 दिन में आ ही जाएगा। देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन CRPC में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, इस चीज को 21I में डिफाइन किया गया है। 21I, तो डेफिनेशन को भी यहाँ साथ में टैग करते चलेंगे। 21I में जो है वो BNSS के इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है 0 FIR के बारे में, कि 0 FIR क्या है, व्हाट इज 0 FIR। तो जैसे बताया, ज्यूरिस्डिक्शन फ्री FIR उसको कहते हैं 0 FIR। तो 0 FIR allows registration on of an FIR at any police station regardless of jurisdiction if the crime occurred elsewhere। ध्यान देंगे कि हम लोग 0 FIR के बारे में पढ़े कि 0 FIR जो है वह का कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। ये वर्ड इसमें यूज किया गया है। देखिए ध्यान में रखेंगे कि ये वर्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, इंप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 FIR इन सेक्शन 173। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाया गया है कि जो FIR is later transferred to the appropriate police station having jurisdiction over the case. This concept is important to ensure that no time is wasted in registering FIR। अब मान लीजिए कि FIR लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक जगह पर सपोज कीजिए कि FIR जो ऑफेंस कमिट हुआ है X प्लेस पर हुआ है और FIR रजिस्टर हुआ है Y प्लेस पर। The FIR is later transferred to the appropriate police station having jurisdiction over the case। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, उस थाने में, क्योंकि पुलिस ज्यादा अच्छा से जान रही है कि वो किस थाने के अंडर में आ रहा है, तो वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया, है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, क्यों, इसलिए कि वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो और बहानेबाजी नहीं रहे। ठीक है, इन द केस वेयर एन इमीडिएट एंड अर्जेंट रिस्पॉन्स इज नीडेड। ठीक है, FIR 0 FIR इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एट अ प्लेस वेयर क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड, FIR नंबर इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, वहां पर FIR नंबर आपको नहीं मिलेगा। वंस द FIR इज ट्रांसफर्ड टू द एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन, ओनली देन FIR नंबर इज मेंशन्ड। ठीक है, FIR उसके बाद मिलेगा, जो केस नंबर FIR नंबर वो सब चीज जो है वो वहां पर मिलेगा जब उसको अप्रोप्रिएट थाने में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात 0 FIR के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हु कैन लॉज FIR। ये क्वेश्चन हम बताए भी कि कौन लॉज कर सकता है। रजिस्टर कौन कर सकता है, तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज। कौन लॉज कर सकता है, it is not necessary that it should come from an eye witness only। जरूरी नहीं है कि आई विटनेस ही
मतलब एक तो विक्टिम हुआ तो वो तो समझ में आ रहा है कि विक्टिम एफआईआर करेगा, लेकिन विक्टिम अगर नहीं एफआईआर कर रहा है तो और कोई व्यक्ति है, तो क्या जरूरी है कि वो आई विटनेस हो? तो ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी हियर से ऑल्सो, सुनी सुनाई बात भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इन शिवनंदन पासवान, शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत ही लीडिंग केस है ये। शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, that any person can lodge FIR and set the machinery of criminal law in motion। कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, जनरली आप देखेंगे कि हियर से एविडेंस को एविडेंस में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एफआईआर लॉन्च करने में हियर से जो स्टेटमेंट है उसको भी लिया जाएगा। हियर से मतलब सुनी सुनाई बात, ठीक है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लोकस स्टेंडाई इन सच केस। जनरली आप कोई प्लेंट फाइल करते हैं, कोई किसी तरह का एप्लीकेशन देते हैं, किसी तरह का कंप्लेन करते हैं, तो वह कौन करेगा? जो एग्रीव्ड है या जो विटनेस है, ठीक है, जिसकी जानकारी में है। लेकिन यहाँ क्या बात करता है? यहाँ कहता है कि कोई लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है कि राइट टू सू, केस करने का अधिकार है या नहीं है आपके पास। तो केस करने का आपके पास अधिकार है। किस मामले में? एफआईआर के मामले में। एफआईआर कोई भी लॉन्च कर सकता है, आई विटनेस होने की जरूरत नहीं है। शिवनंदन पासवान का केस आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लोकस स्टेंडाई का प्रिंसिपल इस पर नहीं चलता है। दूसरा नहीं चलता है कि आई विटनेस नहीं चाहिए, किसी भी तरह का हियर से भी यहां पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि टेलीफोन मैसेज कैन कॉन्स्टिट्यूट एफआईआर। एफआईआर के रूप में क्या टेलीफोन मैसेज को लिया जा सकता है? तो ये हम लोग कल के सेशन में इसको पढ़ने वाले हैं कि एफआईआर जो होगा वह एफआईआर होगा, क्या टेलीफोन से हो सकता है? क्या टेलीफोन से किया गया एफआईआर उसको हम लोग मान सकते हैं? ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आज के क्लास को आप बहुत इंटरेस्ट के साथ समझे होंगे और चीज़ें आपके हाँ चीज़ें जो है वह आपके नॉलेज में आई होंगी। कई सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले से, तो वो आपका रिवीजन हुआ होगा। और इसी तरह जो है वह जुड़े रहिए और ज्ञान अपना बढ़ाते रहिए। थैंक यू।